और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? मेरा 7वां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा 8वां प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड है चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा 9वां प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? यह प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? I would now like to give my comments in English. Yesterday, Mr. Arvind Kejriwal, the doyen of the Aam Aadmi Party, in a press interface, gave Satyendra Jain a clean chit. He presumed the role of a judge and in the court of public opinion absolved Satyendra Jain of all crimes. Hence today, through you, I beseech Mr. Kejriwal to answer a few questions. Question number 1. Mr. Kejriwal, can you deny that Satyendra Jain, with the help of 4 shell companies, Indo Metal Impex Private Limited, Akinchan Developers Private Limited, Paryas Info Solutions Private Limited, Mangal Yatan Projects Private Limited, with the help of his associates and family members, can it be denied that Satyendra Jain laundered 16 crores 39 lakhs using 56 shell companies with the support
of known Hawala entry operators of Kolkata from financial year 2010-11 to 2015-16. My second question to Mr. Kejriwal. Is it true, Arvindji, that Satyendra Jain has declared that money laundered amounting to 16 crore 39 lakhs, representing the undisclosed income under the Income Disclosure Scheme 2016? नहीं मिली कि पुतिन की सेना ने यह हमला किस इलाके में किया, लेकिन इस हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सड़क के किनारे यूक्रेन के 2 सैनिक हथियारों के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे 2 गाड़ियां भी नजर आईं, जबकि सड़क के दूसरी तरफ युद्ध की कवरेज कर रहे 2 पत्रकार अपने साथियों के साथ खड़े दिखे। इनमें एक विदेशी था जबकि दूसरा यूक्रेन का पत्रकार था। तभी वहां एक बम गिरा जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। धमाके की वजह से दोनों पत्रकार सड़क के किनारे गिर गए, जबकि उनके साथी जान बचाने के लिए वहां से थोड़ी दूरी पर छिप गए। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आने से विदेशी पत्रकार बुरी तरह घायल हो गया और वो दर्द से कराहने लगा। इस बीच यूक्रेन का एक सैनिक दौड़ते हुए उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। उसने घायल पत्रकार की चोट को किसी चीज से कसकर बांधने की बात कही ताकि खून को रोका जा सके। इसके बाद उस पत्रकार के साथियों ने मिलकर उसकी चोट पर एक बेल्ट बांध दी। यूक्रेन का आरोप है कि पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए रूसी सेना ने यह हमला किया, जिसमें एक विदेशी पत्रकार के साथ उसका एक सैनिक भी घायल हो गया और दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट देने से साफ इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से इस तरह के हथियारों की मांग की थी, ताकि वो अलग अलग शहरों में जारी जंग में पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर सके। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना उन घातक हथियारों का इस्तेमाल करती आ रही है जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है, यानी वैसी मिसाइलें और रॉकेट जिनके जरिए कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद से ही ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले रॉकेट की मांग की थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। असल में अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस के किसी शहर पर यूक्रेन के हमले का वो जिम्मेदार बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस के बीच कड़वाहट और बढ़ जाएगी। हालांकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है, लेकिन हाल ही में बाइडेन ने अपनी और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें धमाकेदार 50 के जरिए। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखी। इस दौरान देश भर से साधु संत रामनगरी मौजूद रहे। शिला पूजन के बाद योगी ने कहा कि 500 सालों का इंतजार खत्म। राम मंदिर के गर्भगृह शिला पूजन कार्यक्रम से पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी गए, जहां उन्होंने पूजा और आरती की। मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके का 53 साल की उम्र में कोलकाता में निधन। नसरुल मंच में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक। सिंगर केके का परिवार कोलकाता पहुंचा। केके के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 शूटर शामिल थे, जिन्होंने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के भाइयों पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। हमले में दोनों भाइयों की मौत हो गई। पुलिस को हमलों के पीछे पांडव सेना का हाथ होने का शक है। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक इनामी बदमाश सलीम गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात का वीडियो आया सामने। पुलिस CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा। यूपी में औरैया के दिबियापुर थाने के अंदर महिला की चप्पलों से पिटाई की गई। पुलिस के सामने ही सुखोर दुस्साहस करता रहा, वीडियो वायरल।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या के बाद बवाल, विरोध में आज बाजार बंद। मध्य प्रदेश के सिवनी में शादी के दौरान फायरिंग की गई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आग लगने से एक मकान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि मकान में ही रहने वाले सभी लोग सुरक्षित बचे। महाराष्ट्र के नागपुर में सेवानिवृत्त जज के फार्म हाउस में डकैती की वारदात हुई। डकैतों ने नौकर का हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के लुधियाना में हथियार दिखाकर रोडवेज बस के कंडक्टर से रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश, विरोध के बाद थोड़े से रुपए छीनकर बदमाश फरार हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन सेवा मिताल एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में एडीएस स्पूट्स लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान, दिल्ली में भी रेड। दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में बेकाबू बस ने ऑटो और स्कूटर को टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में एक शख्स ने इमरजेंसी उपकरणों से छेड़छाड़ की। फेसबुक लाइव भी किया। इस मामले में रेलवे ने चीफ लोको इंस्पेक्टर समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है। उन्नाव में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। यूपी के कौशाम्बी में एक शराबी को दुकानदार ने अपनी दुकान से भगा दिया। शराबी के परिजनों ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के झांसी में एक साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर कंट्रोल किया। जम्मू के सांबा में थोड़ी देर में महिला टीचर रजनी बाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्कूल में घुसकर हत्या कर दी थी। केदारनाथ और पैदल मार्ग में यात्रियों के लिए राशन और सब्जियां ले जाने वाले ट्रकों को पुलिस ने 3 दिनों तक रोका है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर्स ने नाराजगी जताई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जा रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर चिंतन शिविर में चर्चा होनी है। वाराणसी के पंचगंगा घाट पर हिंदू माधव मंदिर को लेकर भी निचली अदालत में एक याचिका डाली गई है। औरंगजेब पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद निर्माण करने का दावा किया गया है। ज्ञानवापी के सर्वे वाले वीडियो को एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने फर्जी करार दिया। बोले अगर वीडियो सच्चा भी है तो इससे मस्जिद पर फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 135 रुपए की कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून से 4 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे। लखनऊ में विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा का दिल्ली के राजघाट पर समापन। इस दौरान सोनिया गांधी मौजूद रहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को पीछे छोड़ा। जीडीपी -6.6% से आगे बढ़कर 8.7% पर पहुंची। यूपी के पीलीभीत में जमीन का बैनामा कराने गए 2 पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के फतेहपुर में छात्रा की अगवा करने के बाद चाकू से गोदकर हत्या की गई। परिजनों ने जाम लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बच्चा चोरी हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच में जुटी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लखनऊ बीजेपी दफ्तर में रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शाम 4 बजे सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। योजना के लाभार्थियों से भी संवाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2745 नए मामले मिले हैं। कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2236 रिकवर। मुंबई में आज कोरोना से 506 नए केसेस मिले हैं। कोरोना से किसी की मौत की खबर नहीं है, जबकि कुल कोरोना के 318 मामले मिले थे। भारत चीन के बीच एलएसी विवाद सुलझाने पर सहमति बन गई है। सैन्य कमांडर स्तर की 16वीं बैठक बुलाने का जल्द होगा फैसला। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कश्मीर बाग। कहा भारत से व्यापारिक रिश्ते बहाल करके पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, मगर कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले ऐसा नहीं हो सकता। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह करने का वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन की सेना ने खरसौन में एंटी टैंक मिसाइल से रूस को तबाह कर दिया है। तबाही का वीडियो सामने आया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने आर्टिलरी से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस के हमले में यूक्रेन का औद्योगिक शहर रूबिस्ने पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बर्बादी की ड्रोन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अमेरिका के ओमाहा शहर के केमिकल प्लांट में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत करके आग को कंट्रोल किया।
ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में घर छोड़ने को लेकर मजबूर हो चुके हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने जावेलिन मिसाइल से रूसी टैंक पर अटैक किया है। हमले में टैंक बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना ने मल्टीपल लॉन्चर से रूसी सेना पर मिसाइल दागी। हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक ने जश्न मनाया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से बाहर भारत कोरिया के खिलाफ मैच सुपर 4S फेज में 4-4 से ड्रॉ हुआ। फाइनल के लिए कोरिया और मलेशिया में टक्कर हुई। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल ने डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल में सेमीफाइनल में जगह बनाई। महायुद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन ने किया है और अभी तक के युद्ध में रूस के 30,700 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जबकि उसके 1,361 टैंक ऐसे हैं जिसे तबाह करने का दावा भी यूक्रेनी सेना की तरफ से। 3,343 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रोजाना 60 से लेकर 100 तक ऐसे यूक्रेनी सैनिक हैं जो कि इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। साथ ही उनका दावा ये भी है, उनका कहना ये भी है कि करीब 500 सैनिक रोजाना युद्ध में जख्मी भी हो रहे हैं। दावा ये भी किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से और ये सभी बड़ी बातें न्यूज़मैक्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा दावा यह है कि 60 से 100 तक एक दिन में इतने सैनिकों की मौत हो रही है और सैनिक घायल भी हो रहे हैं इस युद्ध में। ये ज़ेलेंस्की का दावा है। बाकायदा उन्होंने मीडिया चैनल से बातचीत की, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इन बातों का जिक्र है एक-एक करके कि हर रोज 60 से 100 सैनिक ऐसे हैं जो कि मर रहे हैं, इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, इस युद्ध में घायल हो रहे हैं। हालांकि दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी कि अभी तक 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं। बगलियों में भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन सेना ने रूस के एक सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। वीडियो इस वक्त आपके सामने है जो कि यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में रूसी सैन्य वाहनों का काफिला दिखा, तभी एक गोला एक सैन्य वाहन पर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया और आसपास के सैन्य वाहन तेजी से भागने लगे। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं रूस की सैन्य गाड़ी में कैसे ब्लास्ट हुआ है और कुछ देर के लिए वहां पे जो अफरा तफरी का माहौल रहा। आप देखिए वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी कैसे भी अपना बैलेंस बनाकर वहां से मूव करती हुई ताकि इस मिसाइल के जद में वो ना आ सके। और यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला जारी है। ये मिसाइल कब कहां आ गिरा किसी को नहीं पता। एक महिला की तस्वीर आप देखिए जो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही है और जब तक वो बातचीत करती है उसी दौरान अचानक से एक मिसाइल उसके बेहद करीब आ जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मिसाइल हमले की इन तस्वीरों को देखकर हर शख्स सिहर जा रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये एक महिला की तस्वीर है जो कि बहुत ही सहज तरीके से मीडिया कर्मी से बातचीत कर रही है और बातचीत के दौरान ही उसके ऊपर मिसाइल अटैक होता है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। 3 महीने के इस युद्ध के दौरान एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आई जो कि भयावह थी और उनमें से एक और ऐसी तस्वीर जो कि सीधे एक महिला पर अटैक होता है। ये मिसाइल यानी जो भी कोई शख्स बाहर है जो बंकरों में छिपा हुआ नहीं है, वहाँ जिंदगी अभी भी सामान्य नहीं है, किसी के ऊपर भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यही वहाँ की सूरत है फिलहाल भी मौजूदा वक्त में भी। तो यूक्रेन में हालात अभी भी बद से बदतर हैं। ये तस्वीर देखकर ही आप समझ सकते हैं जहाँ मिसाइल अटैक में एक महिला के बारे में अभी तक हालांकि पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा बच भी पाई या नहीं, क्योंकि जैसे ये अटैक होता है उसको देखकर कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। भयावह तस्वीरों में से एक है ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली ये आप कह सकते हैं। बहुत ही सहज तरीके से अपने घर से बाहर निकलती है, बाकायदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करती है, वो परेशानियां गिनाती है और जब तक वो परेशानियां बयां करती है उसी वक्त उस पर अटैक होता है, उसी वक्त उसको टारगेट किया जाता है। और ये टारगेट करने वाला कोई और नहीं
बल्कि रूसी सैनिक। और युद्ध के बीच बड़ा खेल तेल को लेकर भी खेला जा रहा है ताकि विरोधी मोर्चे को आर्थिक शिकस्त दी जा सके। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। खबर तो यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उबाल आ चुका है। रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला, 2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की कि क्या यूक्रेन को अब मिलेगा अमेरिका का ब्रह्मास्त्र और उसको उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यूक्रेन में चल रही जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जिसने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी मदद का भरोसा दिलाया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को एक ऐसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद, जिसे अब लोग सीक्रेट वॉर कह रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीक्रेट वॉर, शैडो वॉर कहा जा रहा है, कि सीधा अब अमेरिका रूस से भिड़ने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन मात्र कठपुतली है। लेकिन इस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए क्या यूक्रेन के हाथ मजबूत हो जाएंगे और इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ज़ेलेंस्की को, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका प्रयोग करने जा रहा है यूक्रेन।
अब यह खबर उस वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया था। और अब अमेरिका की नई मिसाइल को लेकर दावा है कि युद्ध में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र यह साबित होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। जंग का रुख बदलने वाला रॉकेट M142। ये खबर रूस की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये खबर पुतिन के माथे पर शिकल लाने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका रूस के दबाव में यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से इनकार कर चुका था, अब वही अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी वॉर मशीनरी से वो रॉकेट देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को M142 HIMARS सिस्टम देने जा रहा है। भले ही अमेरिका का यह मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक मार करने वाला है, लेकिन खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि ये दुश्मनों पर वार करने वाला एक बेहद कारगर हथियार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है M142 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में चल रही जंग में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। दरअसल जिस एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है वो कई सारी खूबियों से लैस है। जानकारी के मुताबिक M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे मौजूदा वक्त के हिसाब से तैयार किया गया है। M142 को बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। M142 अमेरिका के M270 MLRS का आधुनिक रूप है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। M142 को इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम लोगों की जरूरत होती है। महज 1 मिनट के भीतर इसमें मिसाइल को लोड किया जा सकता है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, इसे बेहद कम वक्त में सीखा जा सकता है। इसकी जीपीएस गाइडेड मिसाइल M777 हॉवित्जर तोपों से दोगुनी रेंज पर फायर करने का मादा रखती है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का यह हथियार गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि M142 मिसाइल सिस्टम अचानक युद्ध का पासा नहीं पलट सकता। दरअसल रूस के ही दबाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका यूक्रेन को कम दूरी वाला वो मिसाइल सिस्टम दे रहा है जिसका न सिर्फ यूक्रेन की सेना आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि रूस के खिलाफ एक कारगर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। और महाजंग के बीच यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ये दावा सीधे व्लादिमीर पुतिन को लेकर है। यूक्रेन का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या के निर्देश दिए थे। यूक्रेन इस दावे के पीछे एक रूसी सैनिक के बयान का हवाला दे रहा है जो फिलहाल यूक्रेन की कैद में है। बहुत बड़ा दावा कर रहा है यूक्रेन। वहीं यूक्रेन का एक और दावा है कि रूस के बंदी सैनिकों ने यह बात कबूल की है कि रूसी सेना को यह आदेश दिया गया था कि उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या करनी है। इस सनसनीखेज दावे के बाद रूस पर लगे युद्ध अपराध के आरोपों को भी अब हवा मिलने लगी है।
खतरनाक समझौता, एक खतरनाक साजिश। एक सनसनीखेज कबूलनामा। क्या रूसी सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों को मारने की सुपारी दी गई? क्या रूस के सैनिकों को यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या के लिए मजबूर किया गया? क्या मारियोपोल और बूचा में रूसी सैनिकों ने जो बर्बरता दिखाई वो सच है? क्या रूस पर युद्ध अपराध के जो आरोप लग रहे हैं वो एकदम सच्चे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की गिरफ्त में आए एक रूसी सैनिक ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। बंदी बनाए गए रूसी सैनिक के मुताबिक उन्हें यूक्रेन के आम नागरिकों को मौत की नींद सुलाने का लिखित आदेश दिया गया है। Я снайпер. Я служу в военной части 66-401, 4-й гвардейской военной базы. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такого начала нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины 29 апреля. И все люди подписали, ну, которые с нашей роты были. Я написал рапорт 29 числа. Некоторые писали отказ на рапорт, но сам полит сказал, типа, пишите рапорта заново. И то, что надо ехать, сказал, типа, если не поедете, либо на Гугу поедете, либо просто уволят. 4 числа мы уже поехали с Моздока в Республику Крым. दरअसल जंग के दौरान रूस पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में बर्बरता की हदों को पार किया है। रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या की है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों पर यह भी आरोप है कि वो यूक्रेन के कई शहरों में लूटपाट कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच डोनेस्टक इलाके में पकड़े गए रूसी सैनिक ने युद्ध अपराध के आरोपों को पुख्ता कर दिया है। एक बार फिर सुनिए रूसी सैनिक ने क्या दावा किया है। Я служу в военной части 66-401, 4-й гвардейской военной базы. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, такого начала нашей истории получается так. То, что нам пришел приказ написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो युद्ध अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से रूसी सैनिक ने यूक्रेन के नागरिकों की हत्या करने का आरोप कबूला है, उससे ये साफ होता है कि पुतिन इस जंग को जीतने के लिए किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। अब वहीं ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में कत्लेआम की आजादी दे दी, जिसके सबूत के तौर पर उसने रूसी रक्षा मंत्रालय का एक डॉजियर पेश किया, जिसमें साफ साफ लिखा दिखा कि रूसी सैनिक अब उनके रास्ते में आने वाले यूक्रेन के नागरिकों को भी निशाना बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना के कुछ अधिकारियों को ये डॉजियर भेजा, जिनमें किसी के पास से ये लीक हो गया, और इसमें जो निर्देश रूसी सेना के जवानों के लिए लिखे गए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अब इसमें रूसी सेना को यूक्रेन के लोगों का भरोसा जीतने को कहा गया। इसके लिए सैनिकों को आपस में बात करते वक्त कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए गए, जैसे दुश्मन को मारने के बाद वो लोग खतरा टल गया ये कहकर आपस में एक दूसरे को मैसेज दें। इसके अलावा अगर कोई रूसी सैनिकों से पूछे कि वो वहां